Hello friends, class 8th. Today I am teaching you the next part of the resource chapter. हमने जाना कि जो रिसोर्सेस हैं एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेस हमने पढ़ा। यूबिक्विटस रिसोर्स पढ़ा जो हर जगह अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। स्टॉक हमने पढ़ा। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें, समटाइम हम देखते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं बिकम रिसोर्स। वो संसाधन कब बनते हैं? कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो हमारे आसपास है वो सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है? व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में इसलिए जो है उससे हम ट्रांसफॉर्म करके क्लोथ बनाते हैं। ऐसे ही सिल्क से बनाते हैं, जूट से बनाते हैं, कोको से बनाते हैं। आयरन जो है, आयरन और एक रॉ मटेरियल का काम करता है, वाज नॉट अ रिसोर्स। तब तक रिसोर्स शायद नहीं कहलाता था। एक आयरन तब तक रिसोर्स नहीं कहलाता था पहले, अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। जब तक लोगों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई या स्किल नहीं आया कि वो आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सके। मैंने बताया भी रिसोर्स कब रिसोर्स है, व्हेन द फुलफिल्ड आवर नीड्स, जब हमारी नीड्स को फुलफिल करें तभी वो क्या है, रिसोर्सेस है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। आज जो पीपल हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी जिसमें इन रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, और प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं। व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, टैक्सी हैं, बसेज हैं, बाइक्स हैं, विच इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा नॉलेज और स्किल है, नॉलेज और स्किल दोनों को मिला के टेक्नोलॉजी है। नई तकनीकी जो आती है किसी भी रिसोर्स में, जो हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो पीपल लाइक, जो पीपल होते हैं नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, जिससे कि ह्यूमन क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह मोना ने का नोडिंग सर हिलाया और वो समझ गई। सेड राजू ने कहा ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है, अगर हम इसको बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्या हम जानते हैं, रिफर्स टू नंबर। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, क्वालिटी है ऑन एबिलिटी जो है मेंटली और फिजिकली पीपल की जो मेंटली एक मानसिक और शारीरिक योग्यता किसी को करने की, जिसमें उसका स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज ये इंक्लूड होता है। दो देयर आर डिफरेंस व्यूइंग रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज, हालांकि ये अलग अलग व्यू है कि एक ह्यूमन को हम रिसोर्स माने, कब रिसोर्स माने। एक ह्यूमन रिसोर्स कब कहलाएगा, जब उसमें किसी काम को करने की एक बेटर स्किल है, टेक्नोलॉजी को वो इम्प्रूव कर पा रहा है, नॉलेज है उसे। अगर वो अनहेल्थी है, अनस्किल्ड है, तो वो देश के लिए एक बर्डन का काम करेगा। डिफरेंस व्यूइंग है इस रिगार्डिंग में ट्रीटमेंट जो चलते हैं ह्यूमन एज रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। हम इस फैक्ट से मना नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं कि स्किल ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमन का जो स्किल है वो फिजिकल और मटेरियल इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है। हम एक नेचुरल रिसोर्स को या रॉ मटेरियल को एक रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज तब कर सकते हैं जबकि एक ह्यूमन के पास स्किल है, नॉलेज है, इफ़िशियंसी है ऐसे करने की। अदरवाइज ह्यूमन भी स्किल ना होने के कारण एज ए रिसोर्स कंसिडर शायद न कर पाए हम।
पीपल हम देखते हैं मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। जो भी हम इस नेचर में आजकल देखते हैं, चाहे हम रिवर्स को देखें, रिवर की एनर्जी को देखें, या प्लेन्स एरियाज़ को देखें, या कोस्टल एरियाज़ देखें, हर जगह पर इस नेचर को बेस्ट तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और इसी नेचर से हेल्प लेके वो अदर रिसोर्सेज को बनाता है। व्हेन दे हैव अ नॉलेज, जब उनके पास इस चीज़ को नॉलेज होता है, स्किल होता है और टेक्नोलॉजी होती है, तभी वो क्या करता है, इस नेचर को अपने नीड्स अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है। जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी नेचर में है, तो इसी नेचर के रिसोर्स को मॉडिफाई करके वो अपनी आवश्यकताओं की नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए हम कहते हैं जो ह्यूमन है वो क्या है, स्पेशल रिसोर्सेस है। एक मनुष्य को भी हम क्या कह सकते हैं, एक स्पेशल रिसोर्स है, कह सकते हैं हमारे लिए एक मैन स्पेशल रिसोर्स है। हम क्यों आज जापान को एक डेवलप्ड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जो मैन है वो ज़्यादा स्किल्ड है, वो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस ना होने के कारण भी, जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ जैसे मिनरल्स हैं, उसकी कमी होने के बावजूद भी उनके पास टेक्नोलॉजी और स्किल है, जिसके कारण वो अपनी जापान कंट्री में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके वो क्या करते हैं, नई नई मशीनरीज बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उसमें, और दुनिया में फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल के रूप में आयरन इंपोर्ट करता है जापान, मिनरल्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि जापान एक कोस्टल एरिया है तो वहाँ मिनरल्स की शॉर्टेज होती है। तो कहीं ना कहीं जापान जो इन्वेस्ट करता है वो ह्यूमन स्किल पर ज़्यादा करता है, ह्यूमन को इफ़िशिएंट बनाने में ज़्यादा करता है, एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करता है जापान, क्योंकि वो ह्यूमन को एज ए रिसोर्स डेवलप करना चाहता है। हमारे यहाँ कंट्री में बेशक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम ह्यूमन जो खुद एक अपने आप में रिसोर्स है उसको हम क्या करते हैं, एजुकेशन और स्किल में ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एक होगी एजुकेशन, दूसरी है हेल्थ, तीसरा है स्किल। इन तीन चीज़ों में हम ज़्यादा इन्वेस्ट ना करने के कारण हमारी जो ह्यूमन एज ए रिसोर्स है वो हम नहीं कंसिडर कर पाते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन जो रिसोर्स कहलाता वो एक देश के लिए बर्डन का काम करता है, जहाँ हम अनस्किल्ड है, जहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं, अनट्रेंड लोग हैं। तो यहाँ पर अदर जो रिसोर्सेज हैं हम उसको यूटिलाइज ना कर पाने के कारण हम रॉ मटेरियल को दूसरे देशों में भेजने के लिए मजबूर होते हैं। अब अगर हम देखें ह्यूमन पीपल जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। अगर वो स्किल्ड हैं, अगर वो ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्थी हैं, उनकी इफ़िशिएंसी अच्छी है, वो टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, या कोई इन्वेंशन कर पा रहे हैं, या रॉ मटेरियल को नई चीज़ों में मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन और हेल्थ, स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, अगर हमारी हेल्थी बॉडी है तो हेल्थी बॉडी में हेल्थी माइंड रहता है। हेल्थी माइंड लिव इन हेल्थी बॉडी कहा जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ शरीर में रहता है, और स्वस्थ शरीर कैसे बनता है हम जानते हैं। एजुकेशन जो है हम साफ सफाई रखें, सैनिटेशन जरूरी है। हेल्प इन मेकिंग वैल्यूएबल रिसोर्स, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको क्या करती हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में, हमको एक महत्व का संसाधन बनाने में रोल निभाती हैं। इससे क्या होगा, पीपल्स की स्किल जो क्वालिटी है वो सुधरेगी। दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स। और अगर हम ह्यूमन को हमने अगर रिसोर्स के तौर पे लिया और हमने उसको स्किल, हेल्थ और एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करी, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, तो डेफिनेटली वो अदर रिसोर्सेज को भी क्या करेगा, और रिसोर्सेज बनाएगा। इन रॉ मटेरियल्स को इन जो देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके अपने देश में इस तरह के अदर रिसोर्सेज भी बनाएगा
जो केवल उस देश के लोगों के लिए ना सही, बल्कि ना केवल उस देश के लोगों के लिए बल्कि अदर कंट्री के लोगों के लिए भी वो रिसोर्सेज काफ़ी वैल्यूएबल होगा। शायद ऐसा ही तो होता है, इसलिए आज हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज देते हैं हम मोबाइल्स की या टेलीविज़न की, एलईडी टीवी या बल्ब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ के लोगों में ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा नॉलेज है। वो क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल्स का, इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज अदर न्यू चीज़ों को इन्वेंशन करने में या अदर चीज़ें डिस्कवरी करने में लगाते हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें या अदर नई नई मशीनरीज की बात करें, नए नए सॉफ्टवेयर की बात करें, आज हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और हम अदर कंट्री को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास स्टॉक तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उस स्टॉक को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है अगर वो स्किल्ड है तो अदर रिसोर्सेज को क्रिएट करने में यूजफुल माना जाएगा, वो यूटिलाइज कर सकता है बेटर तरीके से। अदरवाइज हम अनस्किल्ड को, अनएजुकेटेड को अगर हम किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कहें तो मुझे लगता है कि वो वेस्टेज ही करेगा। और एक स्किल्ड पर्सन अगर उसको हम रिसोर्स को अगर हम मॉडिफाई करने के लिए कह रहे हैं तो वेस्टेज भी कम होगा, क्योंकि उसे नॉलेज है। एक स्किल्ड पर्सन रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम करेगा, इसलिए तो स्किल्ड पर्सन्स को लिया जाता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि अगर अनस्किल्ड को लेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। और रॉ मटेरियल अगर वेस्टेज ज़्यादा हुआ तो क्या फ़ायदा, हम उसको प्रॉपर तरीके यूटिलाइज नहीं कर पाए, वेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है, उसका कॉस्टिंग चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, जो क्रॉप्स है यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, लेडी वो कह रही है रूइंड ड्यू टू ड्रॉट। फसल जो है हम देखते हैं कई बार सूखे पड़ने के कारण, ड्रॉट के कारण बर्बाद हो जाती है। कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन, क्या मुझे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है? मैं कैसे, जो फसल सूख जाती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, मैं कैसे इस फसल को बर्बाद होने से रोक सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा। शायद ये साइंटिस्ट है, वो आइडिया स्टक कर रही है, दैट इज इट। फिर वो क्या कहती है दूसरे में, इट ऑल थैंक्स टू द नॉलेज। अगर हम थैंक्स कहें हमारे नॉलेज को, हमारी शिक्षा को और हमारे स्किल को, नॉलेज एजुकेशन, एजुकेशन लेने से ही नॉलेज आती है, सीधे तो नॉलेज आएगी नहीं। और काम करने से नॉलेज दो तरीके से आती है, या तो एक तो एजुकेशन से आएगी, इससे भी ज़्यादा हमें नॉलेज किससे आएगी, उस काम को करने से हमें नॉलेज आएगी और स्किल। वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन, जिसके कारण हम सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं कि हम फसल को बाढ़ से कैसे रोकें, या ड्रॉट सूखा से कैसे रोकें, या प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है, हम उससे कैसे रोक सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम जो भी हम नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, हम उससे कैसे मानव जाति को, ह्यूमन को बचा सकते हैं। रीड और पॉन्डर करने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमंस हैं हमारे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर निर्भर है, ऑन ईच अदर। हर एक ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे पे डिपेंड है। फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन, जो फार्मर है वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कई सारे क्या करते हैं, मीन्स अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, कॉम्बैट इस तरह की जो समस्याएं हैं। जैसे हम देखते हैं हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे हम लोग हैं फार्मर्स, जब क्रॉप्स प्रोडक्शन करेगा तभी हम फूड खा पाएंगे। तो जो किसान होते हैं फूड ग्रेन देते हैं जो हर किसी को। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कैसे हम इन किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर में नए नए इक्विपमेंट्स हम कैसे बनाएं, कैसे प्रोडक्शन बनाएं, किस तरह से जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराएं, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कराएं, केमिकल फर्टिलाइज़र उनको दें, एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और कैसे वो मिक्स फार्मिंग करें और मिक्स फार्मिंग में वो
2 से ज़्यादा फसलों को एक साल में एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से मिक्स फार्मिंग करके वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि कैसे हम इस रिसोर्स को कंजर्व करें, तो हमने देखा होगा जो मोना है, अगर हम रिसोर्स को कैसे हम संरक्षण करें, हम इन संसाधनों का हम कैसे बचाएं, इनको कैसे सुरक्षित रखें हम फ्यूचर के लिए भी। तो अगर हम देखें इसमें ये कहता है ये मोना नाम की मोना जो है बच्ची, इसने नाइटमेयर एक रात सपना देखा जब सो रही थी ये। सी ड्रीम्ड, उसने सपने में देखा ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, इस अर्थ का जितना पानी है सब सूख गया है। अब सोचो अगर जितनी ज़्यादा फसल है वो फसल बिल्कुल ना हो और पेड़ों में बिल्कुल अगर फल ना लगें और कहीं पर भी सारी जो इस अर्थ का जितना पानी है, चाहे नदियों का है, सागर का है, महासागर का पानी, तालाब का पानी, झरने का पानी, सभी नेचुरल सोर्स से अगर ड्राई हो जाएं और बारिश बिल्कुल ना हो, तब क्या होगा? कितनी भयानक स्थिति आएगी, कितना खौफनाक सपना उसने देखा। सारे पेड़, हम सारे के सारे पेड़ अगर हम काट दें और इस पूरी अर्थ को हम एक रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर वॉज नो शेड, कहीं भी छाया नहीं रहेगी। नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने को और पीने को नहीं मिलेगा, ना खाने पीने को मिलेगा ना छाया रहेगी। तो ये ह्यूमन बींग्स है वो कैसे सरवाइव करेगा? ये कहता है पीपल वेर सफरिंग, लोग क्या करेंगे? क्या देखा उसने सपने में? न कहीं छाया थी न कहीं खाने पीने को था, क्योंकि पानी तो सूख चुका था, पेड़ काट लिए थे और कहीं भी फसल नहीं हुई थी और लोग सफरिंग कर रहे थे, कष्ट से पीड़ा में थे। रोमिंग, इधर उधर घूम रहे थे। डिस्परेटली लुकिंग फॉर, और एक टकटकी नज़र से भोजन के लिए और छाया के लिए तरस रहे थे। भोजन और छाया, क्योंकि गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी होगी, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं थी। इस गर्मी के कारण वो छाया तलाश कर रहे थे। सी टोल्ड आवर मदर, उसने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया कि उसने ऐसा कुछ सपना देखा है। अम्मा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जो मैंने सपना देखा इतना भयानक कि इस अर्थ में पूरा पानी का नामो निशान मिट गया है, पेड़ काटे जा चुके हैं और लोग छाया के लिए और भोजन और पानी के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। यस, तो जब अम्मा से उस ड्रीम की रियलिटी क्या है, वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये जानना चाहा, तो उसकी मदर का जो रिप्लाई आया वो कहती है इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम सावधान नहीं हैं, यदि हम केयर नहीं करते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जैसे कि सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, टीडल है, अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, और पानी में अगर हम वेस्टेज ऐसे ही डिस्पोज करते रहे, इंडस्ट्रियल से जो केमिकल्स निकलता है अगर हम पानी में ऐसे ही बहाते रहे, तो बहुत जल्दी जो एक्वेटिक लाइफ है उन पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जो केमिकल्स हैं वो इतने हार्मफुल केमिकल हैं जो ह्यूमंस में कई सारी खतरनाक डिजीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो हमको क्या करना है? बिकम वेरी स्कैर्स एंड नॉन रिन्यूएबल, और जो नॉन रिन्यूएबल है डेफिनेटली वो क्या होंगे? वो तो एग्जॉस्ट होंगे ही होंगे। आज हम देख रहे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे पेट्रोल डीजल है, वो तो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज कर ही रहे हैं। तो बेसिकली इनको रिप्लेनिश होने में, इनको कंजर्व होने में मैन की लाइफ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैन की लाइफ शायद 80 साल या 70 इयर्स, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जिनको रिप्लेनिश होने में, रिसाइकिल होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जो आदमी की लाइफ से कई गुना ज़्यादा साल इनको मैन्युफैक्चर होने में लगते हैं। तो अगर मैन ब्लाइंडली इन कन्वेंशनल सोर्स को यूटिलाइज करता रहा, ओवर यूज, मैं यहाँ पर यूज नहीं कहूँगा, ओवर यूज करता रहा, मिसयूज करता रहा, तो डेफिनेटली ये तो नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा?
व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे डेफिनेटली। फिर क्या किया जा सकता है? राजू आस्क्ड लॉर्ड्स, रिप्लाइड अम्मा। जब राजू ने कहा, अम्मा ने रिप्लाई किया, यूजिंग रिसोर्स, अगर हम इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करते हैं एंड गिविंग देम टाइम, और इनको समय देते हैं, इनको रिन्यू होने में, दोबारा से इनको अगर रिन्यू होने में हम टाइम देते हैं, इनको क्या कहलाएंगे? रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाएंगे, यानी संसाधनों का संरक्षण। हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं कार को छोड़ के, और 1-2 पेड़ों को काटने के स्थान पर हम 4 पेड़ अगर हम एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, रिवर में हम डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इन रिसोर्सेज को ओवर यूज होने से, ओवर एक्सप्लॉइट करने से या पोल्यूट करने से डेफिनेटली हम अपनी लैंड को, इस अर्थ को बचा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वी यूज दिस रिसोर्सेस विदाउट पॉल्यूटिंग इट, विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग। इस तरीके से वी यूज द रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट विदाउट हार्मिंग आवर नेचुरल रिसोर्स, विदाउट हार्मिंग द नेचर, बिना नेचर को हार्म किए, बिना ओवर एक्सप्लॉइट किए, इस तरीके से यूटिलाइज करें कि नॉट ओनली फॉर अस, ना केवल हमारे लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इन रिसोर्स को इस्तेमाल करें। इसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर दिया है कि केयरफुली अगर हम देखें, यूटिलाइज करें, इस तरीके से यूटिलाइज करें, बिसाइड मीटिंग रिक्वायरमेंट, हमारी वर्तमान की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की, ऑक्सीजन की, ट्रीज की, वो तो हम यूटिलाइज करें ही करें, बल्कि टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमारी आने वाली जो भविष्य की सदी है वो भी इस लैंड का, वाटर का और मिनरल्स का यूटिलाइज सही तरीके से कर सके। ईच पर्सन जो हम देखते हैं कैन कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, जो हम कंजप्शन कर रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का, जो कन्वेंशनल सोर्स है, जो पॉल्यूटिंग कर रहे हैं हम दिन रात, जो हम लैंड पर एक्स्ट्रा बर्डन कर रहे हैं, कंजप्शन को हम रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें एंड रीयूज करें। रिसाइकिल कहते हैं ये पुराने कॉपी के पेपर्स हैं या पुराने अखबार हैं, वो सब रिसाइकिल हो जाता है, या प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये सब रिसाइकिल हो सकते हैं। रीयूज कहते हैं जैसे कोई अचार का डब्बा है, वो आपने फिर दूसरी चीज़ इस्तेमाल रीयूज करने के लिए उसको घर में रखा, उसको रीयूज कह सकते हैं। ये पेंट का डब्बा है, हम उसे अपने घरों में पानी भरने के लिए या अदर पर्पज़ के लिए हम उसको यूज करते हैं, सामान रखने के लिए, उसको रीयूज कह सकते हैं हम। रिसाइकिल, रिड्यूज और रीयूज। रिड्यूज कहते हैं हम जो प्लास्टिक के चीज़ें हैं हमारे पास जो पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, इन्वायरमेंट में वेरी इफेक्टिव हैं, हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं, प्लास्टिक का प्रयोग हम क्या करें? रिड्यूस करें। तो उसके बदले क्या करें? इन प्लेस ऑफ यूजिंग, जैसे थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल के ग्लासेस या प्लेट्स आती हैं मार्केट में जो यूज एंड थ्रो वाली होती हैं, हम उसका यूज कम से कम तो मैं क्या कहूँगा, पूरी तरह से हम इग्नोर करें, अवॉइड करें हम थर्मोकॉल्स के प्रोडक्ट्स को लेना, क्योंकि वो केमिकल्स युक्त होती हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी सही नहीं है। इसके अलावा प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की ग्लासेस या प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जो हम सामान के लिए करते हैं, उसको भी हम अवॉइड करें। तो डेफिनेटली आज की डेट में हम क्या देखते हैं, प्लास्टिक क्या किया, पूरी तरीके से अवॉइड हो चुका है प्लास्टिक का यूज। तो काफ़ी एक गुड सिंबल है कि हमारी नेचर जो है, हम अपनी नेचर को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस करें, कुछ हमारा समर्पण हो, डेडिकेशन हो इस नेचर के लिए, ताकि हम तो यूज करें ही करें, लेकिन इस तरह से यूटिलाइज करें हम रिसोर्स को, बिना इन्वायरमेंट को हार्म करे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन भी इसे इस्तेमाल करे, तभी हमारा सतत डेवलपमेंट हो पाएगा। हम पानी को पॉल्यूट ना करें, हम लैंड में गार्बेज ना फेंकें, हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पेट्रोल डीजल ऑटोमोबाइल्स व्हीकल इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें। बिजली को जो हम घरों में वेस्ट जलाते रहते हैं, जब वेर नॉट इन यूज वी शुड स्विच ऑफ द लाइट ऑफ दोज रूम। इफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नॉट इन यूज तो वी शुड नॉट स्विच ऑन दीज थिंग्स। तो एनर्जी सेव एनर्जी कंज्यूम कहा जाता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस। अगर हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं तो हम एनर्जी तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी बचा रहे हैं या हम पानी बचा रहे हैं तो सेव वाटर सेव लाइफ खाली नहीं कहा है, इतनी बड़ी कोटेशन जो कही है। अगर हम पानी को बचा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारा एग्जिस्टेंस है अर्थ में इस पानी के कारण ही तो है। पानी है ना हमारे पास, तभी तो हमारा एग्जिस्टेंस अर्थ में। पानी नहीं होता हमारी वेजिटेशंस नहीं होती, फ्लोरा और फोना के लिए, ह्यूमंस के लिए, तभी तो एक ग्रीन प्लैनेट के रूप में हमें नज़र आता है। प्लांट्स कभी क्रॉप्स हो पाती हैं। तो हम देख रहे हैं रिसाइकलिंग किया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल को दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, और रिड्यूज प्लास्टिक के चीज़ों को हम रिड्यूज करें। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंसेस जो हैं बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, क्योंकि हमारी एक जो हम ह्यूमन बींग हैं इनकी दूसरे से भी लिंकअप है। बहुत सारे इन्फेक्शन जो हमें फैल जाते हैं दूसरे से, अगर हम सफाई रखेंगे उसका फ़ायदा दूसरे को होगा, अगर हम गंदगी रखेंगे उसका नुकसान दूसरे को भी होगा, हमें ही नहीं होगा। इस पूरी नेचर के लिए एक ह्यूमन बींग्स क्या है जिम्मेदार है, वो चाहे पॉल्यूशंस हो या कोई इन्फेक्टियस डिजीज हो या अदर थिंग्स हैं। अगर हम कुछ नेचर को डैमेज करने की कोशिश करते हैं अपनी लापरवाही से, ये केवल हमारे लिए, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द होल कम्युनिटी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए डैमेज हो सकता है, पूरे संसार के लिए खतरे का साइन हो सकता है। अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओजोन लेयर है हमारी, उस ओजोन लेयर पर क्या होगा, छेद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट, उस शाम को क्या किया, उन बच्चों ने और दोस्तों ने कुछ पैकेट्स बनाए। यानी प्लास्टिक बैग्स के मुकाबले में अगर घर में ही हम कुछ पैकेट्स बनाएं, शॉपिंग बैग्स जिससे हम शॉपिंग करते हैं, कई बार पहले प्लास्टिक्स को हम शॉपिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल था। जब उसे जलाते थे काफ़ी पॉइजनस गैसें लीक होती थी। तो हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग बैग बनाए जा सकते हैं घर में पड़ी हुई चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से, अखबारों से। डिस्कार्डेड क्लोथ, जो फटे फुटे कपड़े हैं, उन फटे फुटे कपड़ों का यूज हम शॉपिंग बैग बनाने में कर सकते हैं। एंड बास्केट, और जो टोकरियां हैं वो बनाई जा सकती हैं बैम्बो की स्टिक से, जो बैम्बो स्टिक होती हैं उससे हम टोकरी बना सकते हैं लकड़ी की, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारा जो बैग है कपड़े का या जूट का, बेसिकली हमें ये देखना है कि वो क्या हो, इको फ्रेंडली हो, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना करता, उसको हम इको फ्रेंडली बोलते हैं। जैसे आज हम ऐसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम केमिकल्स छिड़कें खेतों में, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जो मैन्योर गाय की खाद का प्रयोग जिसे मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर क्या यूज करें जिससे जो भोजन है, जो क्रॉप्स हो रही हैं उसमें न्यूट्रिशनल हमें मिलते रहें। तो जब बच्चों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ घरों में की कि जिससे कि हम एक शॉपिंग बैग बना रहे हैं या कोई अदर थिंग्स बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली। तो वो कहते हैं उनका टारगेट है ये बनाने के पीछे, वो कुछ फैमिलीज़ को देना चाहते हैं, हर परिवार को अवेयर, जागरूक। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, दूसरों को अगर हम जागरूक कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी से, अपने कामों से, तो डेफिनेटली अगर हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं
हम दूसरों से इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशंस का काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी में, लोग हमको फॉलो करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों में लोगों को फॉलो करते हैं, जो कि एक ठीक नहीं है। हर परिवार को देने का उनका लक्ष्य है, तो उन्होंने बांस की टोकरियां बनाई। वी विल गिव एवरी फैमिली को देंगे, मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इट फॉर ए गुड कॉज, एक अच्छे काम के लिए। मुस्तफ़ा ने कहा, ये बच्चे हैं, टू सेव अवर रिसोर्स, हमें क्या करना है, इन रिसोर्सेज का यूज करना है। एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव, जिससे कि हमारी अर्थ क्या है, इस अर्थ का एग्जिस्टेंस, इसका जो अस्तित्व है बना रहे। क्योंकि ये अर्थ जो है डेफिनेटली हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन कर दिया है। चाहे वो अर्थ में हमारे ट्रीज हों, चाहे यहाँ वाटर हो, जो पीने का पोर्टेबल वाटर है, हम डेफिनेटली देखें धीरे 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 जो वाटर रिसोर्स है वो भी कम होता जा रहा है। लोगों ने इसको पॉल्यूट ज़्यादा कर दिया है, ओवर यूज भी कर रहे हैं और पॉल्यूट भी कर रहे हैं, जिससे जो वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ने से, डिपेंडेंसी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से जो पानी है उसकी जो डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन जो स्टॉक है उसका, हमारा जो रिन्यूएबल तो है ही है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, कह रहे हैं ये, हम केयरफुल है नॉट टू वेस्ट पेपर, कि पेपर को हमने वेस्ट नहीं करना है, विदाउट कॉज उसको टेयर नहीं करना है कॉपी से। जस्सी ने कहा, मैनी ट्रीज, क्योंकि एक कॉपी बनाने में या एक अखबार बनाने में, आप कह सकते हो अखबार तो रिसाइकिल होते हैं, कॉपी भी रिसाइकिल होती है, लेकिन एक अखबार नई कॉपी बनाने में आप समझ सकते कितने हज़ारों अखबार यहाँ छपते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा हज़ारों पेड़ करते हैं कॉपियाँ बनाने में या किताबें मैन्युफैक्चर करने में। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, उसने कहा। और बहुत सारे पेड़ जो काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, पल्प बनाया जाता है पेपर काट के, फिर उस पल्प से स्याही बनाई जाती है, स्याही से लाइनिंग करके कॉपियाँ बनाई जाती हैं। शी एक्सप्लेन, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट, और मैं ये भी ध्यान रखूँगी कि जिस कमरे में, अगर कमरे में विदाउट कॉज लाइट अगर हमने ऑन रखी है, या इलेक्ट्रिसिटी या गीजर हमने ऑन रख रखा है, हीटर हमने ऑन रख रखा है, लेकिन बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हम जो कंज्यूम, हमें ये नहीं कहना है कि अरे हम तो बिल देते हैं। बेसिकली पेरेंट्स यहाँ बच्चों की थिंकिंग होती है, यार चलो कोई बात नहीं, इफ़ द लाइट इज ऑन इन द रूम विदाउट एनी कॉज, इफ़ द फैन इज रनिंग, and if any electronic goods is running in the room, the people think that oh no yaar, just leave it, because they are just paying पे कर रहे हैं वो, दे आर पेइंग। तो वो जब बिल दे रहे हैं, दे आर पेइंग, तो सोचते हैं कि उसके बदले उनको कुछ वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एनर्जी को दोबारा से लोगों तक अवेलेबल कराने के लिए एनर्जी को। तभी कहा गया है कि सेविंग एनर्जी, अगर आप सेव करते हैं एनर्जी को, इसका मतलब आप प्रोड्यूस ही कर रहे हैं उसे। इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्योंकि वो पानी से बनती है, अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ये रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल भी है, तो जो सोर्सेज हैं हमको उसको केयरफुली यूटिलाइज करें। आगे कहता है, आई विल मेक श्योर, कि वो श्योर करना चाहते हैं वाटर इज नॉट अ वेस्ट, जो पानी है उसको वेस्ट ना किया जाए। आशा ने कहा, क्योंकि पानी जो है एक वैल्यूएबल है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। पानी को ही जीवन बोला गया है, लाइफ लाइन है इसके लिए, इस अर्थ में। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कहता है हर बूंद जो पानी की है। लेकिन क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई हमारी, भौतिकवादिता, पॉप एंड शो वाली, तो कई ज़्यादा बड़े बड़े जो हम बंगलोज देखते हैं या होटल्स देखते हैं, वहाँ पर जहाँ स्विमिंग पूल्स होते हैं या जहाँ पर फाउंटेन होते हैं, फव्वारे होते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनकी वाटर की जो डिमांड होती है ज़्यादा होती है। वो शायद 700 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर तक एक दिन में पानी को कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि जो पुअर लोग हैं,
हमने पढ़ा था इस चीज़ को, जो पुअर लोग हैं उन लोगों को मुश्किल से 1 बकेट, ओनली 1 बकेट पानी या 2 बकेट पानी मिलता है, जिसके परिवार में 6 to 7 मेंबर हैं। रिच लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, वो पानी को परचेज कर लेते हैं, जो वाटर मार्केट में बिस्लेरी या अलग कंपनी की जो बोटल्स आती हैं पानी की, उसको परचेज करने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर, जो पुअर हैं, इससे क्या है, मनुष्य की लापरवाही से जो पानी का लेवल है, आज पानी की जो कंडीशन है, इसके लिए ह्यूमन बीइंग तो जिम्मेदार है। इस पॉल्यूशंस के लिए कोई एनिमल्स को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इसके लिए क्या है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। मैं तो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि हमने पानी को जो किया है, कुछ पानी को हमने पॉल्यूट कर दिया है और कुछ पानी को हमने वेस्ट कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, हम देखते हैं स्कैरसिटी हो गई है। स्कैरसिटी कहते हैं कमी को, कमी हो गई है। तो डेफिनेटली बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर हो गए हैं, तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी के लिए होगा। बड़े बड़े महासागरों में तो पानी की बहुत सारी क्राइसिस होती हैं, और हमने पढ़ा है ये चीज़ें पॉलिटिकल में कि किस तरीके से गवर्नमेंट को वाटर टैंक अवेलेबल कराने पड़ते हैं उन एरियाज में जो मेट्रोपोलिस सिटी हैं, जहाँ पर पानी के कोई नेचुरल सोर्सेस नहीं है। आज की डेट में देखते हैं कंटिन्यूसली पेड़ों को काटने से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, रेन कम होती जा रही है और डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारा पानी तो हम बर्बाद करते हैं। बेसिकली हमें ही करना है कि एक तो हमें पानी बर्बाद नहीं करना है, दूसरा जो रेन वाटर है उसको हमें कंज्यूम करना है। एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर मेघालय की अगर मैं बात बताऊं, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पर संसार में, इंडिया में नहीं, जहां संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नंबर 1 फैक्ट, मेघालय में जो जाम है मासिनराम उसका नाम है। नंबर 2, मासिनराम जो है मेघालय में एक स्थान पड़ता है, वहाँ संसार की 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। नंबर 3 फैक्ट, चौथा फैक्ट, जो मासिनराम के लोग हैं मेघालय में, वो सबसे ज़्यादा पानी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसको क्या जरूरत आ रही पानी को बचाने की, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा पानी जो बचाते हैं वो मासिनराम के लोग ही बचाते हैं। बेसिकली हम राजस्थान इलाकों में देखिए, डेजर्ट इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल होता पीने का पानी। बेसिकली कहीं पर दूर डेजर्ट इलाकों में अगर कहीं पर पानी होता भी है, वहाँ पर साल्टी वाटर हम ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। तो बेसिकली हम देख सकते हैं जहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है, जहाँ लोग पानी की प्यास से, भूख प्यास से भी लोग मर सकते हैं। ऐसा कुछ सपना एक गर्ल ने जो रात में देखा ना, भयानक सपना, जहाँ कंकाल नज़र आ रहे हैं हर जगह पर, जानवरों के, इंसानों के भी हो सकते हैं, और जहाँ पर पेड़ों के कटने से वो इलाका डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। बारिश की कमी होगी, वेजिटेशन नहीं होगी, तो अपने आप वो इलाका डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। देयर आर सम ऑफ थिंग्स, जो है मोना कहती है, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प। हम इन रिसोर्सेज को आखिर कैसे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये कहता है देयर आर सम ऑफ थिंग मोना, राजू एंड द फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू बी कंजर्व द रिसोर्सेस। हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, जिसमें हमारा एग्जिस्टेंस शायद वाटर और ट्रीज, ऑक्सीजन जो हमें देते हैं, उन 2 चीज़ों के होने के कारण हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है। जो हम जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए वैल्यूएबल है हमारी ये प्लैनेट्स। पीपल इज़ लिंक्ड, और जो पीपल है वो लिंक्ड है विद आवर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के साथ, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ को जो प्रिजर्व करते हैं, एंड सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। और ये क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है। हम एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक तो हम अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी हम कनेक्टेड हैं। देयरफॉर इट्स सपोर्ट सिस्टम, और हमें सपोर्ट करना है सिस्टम को जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट
तो जो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस है सस्टेनेबल है, इस तरीके से हम यूटिलाइज करें बिना हार्मिंग करें एनवायरनमेंट को। सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो या विंड, जो भी है, टीडल एनर्जी है, जो हम इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करें सस्टेनेबल तरीके से कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूटिलाइज करे। द डाइवर्सिटी जो है इस अर्थ में इज कंजर्व्ड किए करें हम उसे। इस अर्थ में जो लाइफ है डाइवर्स है, वो अलग अलग है, उसको हम कंजर्व करें। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं हम उसको डैमेज ना करें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, जो पेड़ों से, जानवरों से और अदर चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड आता है, वाटर आता है हमारा इसमें, तो जो हमारी लेयर है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हमारी जो ओजोन लेयर है, हम उसको डैमेज ना करें। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करें, किया जा सकता है ऐसा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं। इस अर्थ में हम जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं कम से कम केमिकल्स का यूज करें। हम फैक्ट्री से जो डिस्पोजल है वेस्ट मटेरियल को पानी में हम ना फेंकें। जो धुआं है हम इन्वायरमेंट में ज़्यादा वो ना करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ है उसको हम डैमेज होने से कम कर सकते हैं। तो जो कुछ प्रिंसिपल्स हमारे हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास की ओर हम जो दौड़ रहे हैं, हमारी अर्थ को अगर हम बचाने की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें रिस्पेक्ट करनी है और केयर करनी है। जीवन में जो पहलू हैं हमारे जीवन के अनेक पहलू जो होते हैं, जैसे हमारी हेल्थ से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई भी हमारी कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मुद्दे हैं हमारे, उन पर हम क्या करें? केयर करें। हम एक दूसरे को एक ह्यूमन रिलेशंस हम इम्प्रूव करें। आज की डेट में हम देखते हैं जो मानव के रिश्ते हैं वो क्या है, धीरे धीरे वीक हो रहे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो दूरियां, लोग कहते हैं कि घटी है, मैं कहता हूँ कि दूरियां बढ़ी है टेक्नोलॉजी से। आज हम किसी को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं या उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है, पहले लोग अर्ली पीरियड में से गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने लगे, तो उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो ज़्यादा क्या हो? इम्प्रूव हो। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की वाइटलिटी है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, पेड़ पौधे अलग, हम उसको कंजर्व करें। मिनिमाइज करें हम डिफ्लेशन है, जो डिफ्लेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज तेज़ी से कम हो रहे हैं क्योंकि ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं हम इसको और मिसयूज भी कर रहे हैं हम कह सकते हैं। तो उसको हम कम से कम इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें। पेड़ों को अगर हम काटते भी हैं उसके बदले हम ज़्यादा से एफॉरेस्टेशन भी अपनाएं। वाटर पॉल्यूशंस ना करें, हम केमिकल्स कम से कम यूज करें। हम चेंज पर्सनल एटीट्यूड बल, जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो मिनिमाइज नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिफ्लेशन होने से, जो कमी आ रही है, डिफ्लेशन हो रहे हैं, रिड्यूज होते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, हम उसको कम करें। यानी कि एक गांधी जी का एक कोटेशंस था, वो कहते हैं कि हमारी इस अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज हैं जिससे आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। आदमी की आवश्यकताओं के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन आदमी के लालच के लिए, आदमी के लालच को इससे पूरा नहीं किया जा सकता। आदमी के लालच की क्या है? कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंसान का लालच जो क्या है वो इस अर्थ में जो रिसोर्स हैं उसको ओवर यूज कर रहा है, एक्सप्लोट कर रहा है, चाहे मिनरल्स हो या फॉरेस्ट हो या वाटर हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिसोर्सेज तेज़ी से कम होते गए तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को सफ़र करना पड़ेगा, पूरी मानव जाति को। पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस हम देखें टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट्स में, और इनेबल्स इन्वायरमेंट में हम क्या करें? एक एटीट्यूड हो, एक जो दृष्टिकोण है एक मानव का
इस प्रैक्टिस में इन्वायरमेंट की और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, क्या द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन शुड बी अ पॉजिटिव टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, बिकॉज it's a duty of every citizen on the earth that he should think positive for our environment and should not do such activity and should not indulge, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म हो। इनेबल्स कम्युनिटीज़ जो हैं टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, के लिए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी को केयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, जिसको कि कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम स्टॉक देखें, इसमें हम अब बात करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आप कॉपी में कर सकते हैं। From revision onwards, I hope that you should have a copy at your home. तो जो which one of the following does not make substance a resourceable, जो रिसोर्स क्या करता है, एक रिसोर्स के रूप में नहीं बनाता है सब्सटेंस को। यूटिलिटी तो आती है और वैल्यू आती है, क्वांटिटी नहीं आती। इसमें क्वांटिटी कम भी है तो सब्सटेंस को हम एक रिसोर्स कह सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू है, अगर उसकी यूटिलिटी है हमारे लिए, तो हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। तो यू कैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो ह्यूमन मेड रिसोर्स कर रहा है, इन तीनों ऑप्शंस में से एमसीक्यू में से एक ऑप्शन सही है। तो यू हैव टू चूज अ वन फ्रॉम दिस थ्री। जो ह्यूमन ने बनाया है, स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी को मैन ने तो बनाया, जो नेचुरल है झरना। नदियों का पानी जब अपर एरिया से नीचे गिरता है, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसको झरना बोलते हैं। झरना तो नेचुरल है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, वहाँ भी फॉरेस्ट खुद उग जाते हैं जहाँ ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। लेकिन जो मेडिसिन है, जो कैंसर को ट्रीट करती है, वो खुद तो बनी नहीं है। वो मेडिसिन को क्या किया हमने, एज रॉ मटेरियल के रूप में था, उसको हमने क्या किया, इनोवेशंस किया, उसमें उसको मॉडिफाई किया, उसको यूटिलिटी दी, उसके लिए उसको वैल्यूएबल बनाया। मेडिसिन को वैल्यूएबल कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। जब उसके पास स्किल होता है या नॉलेज होता है, अपनी एजुकेशन से उसने कैंसर ट्रीटेबल मेडिसिन बनाई है, तो डैट इज है ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा, जो आदमी बना। जैसे रोड है, बिल्डिंग है नंबर 2, एयरपोर्ट्स हैं, ब्रिज पुल हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सभी कौन बनाता है, मैन बनाता है। कब बनाता है, अदर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके, अदर रिसोर्सेस की हेल्प से अपने लिए मोर वैल्यूएबल बनाने की क्रिया ह्यूमन मेड रिसोर्स है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड। कंप्लीट द स्टेटमेंट कहता है बायोटिक रिसोर्स, मैंने 2 बताए थे बेटा आपको ओरिजिन के बेसिस पर, ए बायोटिक एंड बायोटिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो ए बायोटिक जो होता है अजैविक होता है, एबायोटिक में लाइफ नहीं होती है। जैसे वाटर, विंड नंबर 2, मिनरल्स नंबर 3, सॉयल नंबर 4। सॉयल, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये एबायोटिक होती है, इनमें लाइफ नहीं होती है। अजैविक जिसे बोलते हैं। बायोटिक जिसको जैविक बोलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और ट्रीज वगैरह हैं, वेजिटेशन है, इनमें लाइफ होती है, दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं पेड़ वगैरह अगर हम आधे से काटें हैं, तो इसलिए उनको बायोटिक बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स और मैन जो एनिमल्स हैं वो भी बायोटिक्स है। और लाइव स्टॉक जिसे बोलते हैं, अगर हमने फ्लोरा नहीं कहा जिसे कि हम जानवर बोलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, लाइव स्टॉक बोल सकते हैं, वो बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। तो बायोटिक रिसोर्स कौन है बेटा, डिप्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग होते हैं। ह्यूमन बींग्स तो होते नहीं, हो तो नॉन लिविंग थिंग है जो ह्यूमन बींग बनाता है, या नॉन लिविंग थिंग्स डिप्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं है, वो तो फिर एबायोटिक हो जाएगा। तो एबायोटिक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसका ऑप्शन ये होता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके एग्जाम में दूँ, तो एबायोटिक रिसोर्स कौन है, डिप्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। लेकिन बायोटिक रिसोर्स कौन है, डिप्राइव फ्रॉम
लिविंग थिंग। इस तरीके से आप कॉपी में ये MCQs कर सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट की अगर हम बात करें, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्स आर दैट रिसोर्सेज विच एक्चुअल क्वांटिटी इज नॉट नोन, एक्चुअल क्वांटिटी जिसकी नोन नहीं है, और जो रिसोर्सेज विदाउट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, विदाउट प्रॉपर स्किल से विच इज नॉट बीन यूटिलाइज। एज एन एग्जाम्पल, in the Ladakh the uranium metals quantity is not known, and this mineral is not has been utilized due to the lack of technology, due to the lack of skill. But in future, in coming generation, आने वाली सदियों में, it may be possible कि the uranium which is very advantageous, very benefit and may be utilized, that is why it called potential. Actual resource are those resource which actual quantity is known, जिसके हमें एक्चुअल क्वांटिटी पता होती है। पोटेंशियल में हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी पता नहीं होती है, और टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज के कारण हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इसका यूजेबल है पोटेंशियल का, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है इन फ्यूचर। एक्चुअल रिसोर्स आर दो रिसोर्स विद एक्चुअल क्वांटिटी इज नोन, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर स्किल दीज मिनरल्स आर बीइंग यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज किया गया। तो आई टोल्ड यू द डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, अंडरस्टूड, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज रिसोर्स। तो अगर हम यूबिक्विटस रिसोर्स की बात करें, ऑल द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, द रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही पाए जाते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते, पर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट एनीवेयर, एवरी प्लेस, किसी भी कंट्री में और किसी भी जगह पर, हर जगह पर। जैसे विंड या एयर जिसे हम कहेंगे, हवा हर जगह पाई जाती है, सनरेज, सूर्य की किरण हर जगह पाई जाती है। तो ये दो चीज़ें जो हर जगह पाई जा रही हैं, जो रिसोर्स है, यूबिक्विटस रिसोर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। और लोकलाइज रिसोर्स वो है जो किसी पर्टिकुलर स्पेस में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, या कोई कॉपर है, मिनरल्स है। जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें, कर्नाटक के कोलार माइंस में गोल्ड पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान में खेतड़ी जो माइंस हैं, और अगर हम चलो साउथ अफ्रीका चलते हैं, साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा किम्बरले डायमंड्स की माइंस है, और जोहान्सबर्ग गोल्ड की माइंस है। साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलर माइंस है। तो एक कंपनी है, मैं आपको बताऊं बेटा, DBS, जो DBS साउथ अफ्रीका की बहुत पॉपुलर कंपनी है, जो क्या बनाती है, हीरे बनाती है, हीरे का प्रोडक्शन होता है। तो DBS एक मानी जानी बहुत पॉपुलर कंपनी है, हीरे का प्रोडक्शन करती है, डायमंड्स बनाती है। डायमंड्स में हीरा तो कहाँ से मिलता है, किम्बरले से, और जोहान्सबर्ग से गोल्ड। तो एक पर्टिकुलर स्पेस में जो मिनरल्स पाई जाती हैं वो लोकलाइज रिसोर्स कहलाती है। बेसिकली यार एक्टिविटीज़ कहता है ये फन टाइम, अगर हम देखें बेटा फन टाइम है ये। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी का ये ना उभरे मोती मानस चुन। रहीम कहते हैं कीप वाटर, पानी को रखिए वाले, रहीमन पानी राखिए, विदाउट वाटर, बिना पानी सब सुन, बिना पानी के सब बेकार है, सब सुना सुना है। घर में हरियाली नहीं आएगी बिना पानी के। विदाउट वाटर, पर्ल जो मोती है, स्वान जो है पक्षी होता है, मोती भी नहीं बन सकता। स्वान पक्षी है, वो क्या होगा, शायद द्रोट अगर हो जाए, कैन नॉट एग्जिस्ट। स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही खाता है स्वान जो पक्षी होता है। तो वो अगर भले ही वो प्यास से मर जाए, लेकिन क्या होगा, समुद्र नदी नालों का पानी नहीं पीता, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए अगर बारिश होगी तभी ये स्वान पक्षी जिंदा रहेगा, तभी मोती का भी अस्तित्व है, पर्ल का। तो दीज लाइन्स जो हैं रिटन बाय अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम ने लिखी है ये लाइनें। वंस ऑफ द 9 जेम्स, तो जो रहीम थे, जो अकबर के दरबार में 9 रतन थे। अब यहाँ रतन मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे उनको रत्न बोला गया है। रत्न ज्वेलरीज में भी यूज होते हैं, मिनरल्स में भी रत्न, वो रत्न अलग हैं, वो भी रत्न हैं, लेकिन यहाँ पर जो टैलेंटेड आदमी है उनको हम रत्न कहें, 9 रतन। तो उनमें से एक थे रहीम। ये कहता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिना न गए उबरे मोती मानस चन।
बिना पानी के मोती नहीं बन सकता। वट जो रिसोर्सेस हैं इस कविता में वो रहीम यूज करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ लाइनिंग लिख सकते हैं एक्टिविटीज में। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रिसोर्सेस कि रिसोर्सेस क्यों ज़रूरी हैं, रिसोर्सेस कैसे एक ह्यूमन जो होता है अपने स्किल और नॉलेज को डेवलप करके इन रिसोर्सेस को अपनी नीड्स के लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो दैट्स इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।